Hello students, this is the video number 2 of current electricity। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। वास्तव में करंट डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी जो है करंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें करंट डेंसिटी से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर करंट डेंसिटी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो कर जाती है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हम क्या है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा जी। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखो यहाँ पर हमने वोल्टेज वी अप्लाई कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रही है। हमने एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया, बीच में कहीं पर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया। अब इस क्रॉस सेक्शन से आई करंट फ्लो कर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन पे। अब इस क्रॉस सेक्शन की अगर एरिया मान लो ए है तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी इसको ले लेंगे, यूनिट वेक्टर कर सकते हैं। इसका जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और करंट डेंसिटी भी क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि करंट डेंसिटी तो करंट के अलॉन्ग ही होगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी डिफाइन की गई वेक्टोरियली, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो एरिया के अलॉन्ग है, क्योंकि इस केस में एरिया की डायरेक्शन जो है और करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि जे इक्वल टू आई ए अपॉन, ये जो आपका एक कैप है, एक कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। यहाँ पर जो है इस सरफेस एरिया जो आपको दी गई है, क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन क्या है, ए है, एक कैप है, वही डायरेक्शन आपकी करंट डेंसिटी की भी है, ठीक है बेटा जी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया कि कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सीधे क्या होगा, जे इक्वल टू आई बाई ये होगा करंट पर यूनिट एरिया। सिंपल से फार्मूला है, वहाँ से हमको करंट डेंसिटी मिल जाती है। अब देखो, अगर मान लीजिए हमने क्या है कि सेम सिचुएशन हमने लिया और क्रॉस सेक्शन को हमने थोड़ा सा हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया। और तो अगर हम क्रॉस सेक्शन को टिल्ट करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन का जो वेक्टर है, डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर है वो भी टिल्ट होगा। मान लो वो करंट से कितना एंगल बनाता हुआ चला गया, ये एंगल बनाता हुआ आपको दिखाई पड़ा, ये वेक्टर ये आपका मिला यहाँ पर, और आपकी करंट इधर है, डेंसिटी भी करंट के अलॉन्ग ही होनी है, ठीक है ना। तो आप जब फार्मूला आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट करंट के अलॉन्ग आप लोगे तो आप कहोगे इसका कितना कंपोनेंट इसमें आएगा, इसके अलॉन्ग कितना कंपोनेंट आएगा बेटा जी, इसके अलॉन्ग कितना आएगा, ये आएगा आपका ए कॉस थीटा। ये तो क्या पूरा का पूरा ये एरिया वेक्टर जो है करंट डेंसिटी में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, इसका वो कंपोनेंट जो करंट के अलॉन्ग है, ठीक है बेटा जी। तो आपने फार्मूला यहाँ क्या लिखना है, आपने यहाँ पर फार्मूला पॉइंट आउट करना है। देखो कि करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई अपॉन कौन सी एरिया, जो एरिया करंट के अलॉन्ग है, तो आपने कहा ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपने कहा ये जे की वैल्यू, आप जे आ गया, आपको ये आ गई करंट डेंसिटी। तो अगर हम क्या करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द करंट, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, और ये डॉट प्रोडक्ट आपका है, इसे हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वॉट, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे, क्योंकि जे आपका करंट डेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो करंट हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप जो है कि, और आपको बता दूं मैं कि करंट की वैल्यू चाहे आप क्रॉस सेक्शन ऐसे लो, आपने क्रॉस सेक्शन मान लो ऐसे ले लिया, तो एक सेकंड में जो करंट यहाँ से फ्लो होगी उतनी ही करंट एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाली है। तो करंट तो दोनों क्रॉस सेक्शन में सेम होगी, बट डिफरेंसेस क्या होंगी, डिफरेंसेस होंगे करंट डेंसिटी का। मतलब पहले वाले क्रॉस सेक्शन से करंट डेंसिटी कुछ और होगी, दूसरे वाले से कुछ और होगी, क्योंकि पहले वाले की एरिया छोटी है, दूसरे वाले की एरिया देखो आपकी एरिया थोड़ी टिल्ट हो गई है।
तो आपने कहा कि ये जो एरिया, ये जो इसकी क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, ये एरिया आपको दिखाई पड़ रही है, ये एरिया आपको दिखाई पड़ रही है, तो आप इस तरीके से कहोगे सर कि एरिया पर डिपेंड कर गई आपकी डेंसिटी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो अब जब करंट और एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शन सेम नहीं होती है तो एरिया वेक्टर को हम करंट के अलोंग रिजॉल्व करके फिर निकालते हैं करंट डेंसिटी। तो दोनों क्रॉस सेक्शन में क्या है, करंट सेम है बट डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है बेटा जी। तो अब बेटा मैं कहूँ कि आपके पास एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है, दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है। अब इन दोनों क्रॉस सेक्शन में डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से लोगे कि मान लो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है ना। ये क्रॉस सेक्शन जितना ही आपका हॉरिजॉन्टल होगा उतनी ही एरिया कम होने लगेगी, याद रखना। जितना इसको कम उतना एरिया का जो, अब देखो इस केस में क्या है, पूरी की पूरी एरिया पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि आपका क्या है J=I/A cos थीटा है इस केस में। अब पहले वाले केस में क्या था, J=I/, तो इस केस में बेटा एरिया आपकी कम होती जा रही है तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर कि करंट दोनों में सेम है बट डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। और करंट हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बेटा यहाँ से हम करंट डेंसिटी को हम थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि हमारा जी क्या है, J= हमारा I/A है। तो I कितना होगा, I होता है आपका, अगर हम I की वैल्यू निकालें तो ये आपका NEAVD। I क्या होता है, NEAVD अपॉन एरिया, यहाँ पर है कट जाएगा एरिया, ये आपका आ जाएगा NEVD। तो जो करंट डेंसिटी का फार्मूला आ गया इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEVD। इस तरीके से आप जो है करंट डेंसिटी को इन टर्म ऑफ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास है मोबिलिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस पर हमने एक पोटेंशियल लगा दिया V, ठीक है ना, उस पर हमने पोटेंशियल V लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड E लग गया। दूसरा कंडक्टर है, उतना ही पोटेंशियल उस पर लगाया तो उस कंडक्टर के क्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड E लग गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने दोनों में सेम लगाया हुआ है, कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है दोनों में क्या लगाया है, सेम लगाया है। बट अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जिस कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस कंडक्टर की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। डिफाइन कैसे किया गया इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सेम रख दो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया मोबिलिटी से, और मोबिलिटी जो होती है U= ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड VD/E। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ से आप लोग VD की वैल्यू हमने क्या रख दिया, E/M होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इंटू टाउ, और अपॉन E है ही, यहाँ से E और E कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया यहाँ पर, तो म्यू आ गया E/M इंटू टाउ। और ये देखो कि आपकी जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, जो चार्ज की जो मोबिलिटी है वो E/M इंटू टाउ। टाउ इज़ व्हाट, रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो कोलिजन कम होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कंडक्टर में दौड़ रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को दौड़ रहा है, तो अब चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो वो एटम से कोलाइड होता है, ठीक है ना। तो जब कोलिजन आपका कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा। तो बेटा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपका फास्ट मूव करेगा। क्यों, क्योंकि कोलाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है कहते हैं कि जब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो कोलिजन कम हो जाएगा, और कोलिजन कम हो जाएगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी। कोलिजन कम हो जाएगा, आप यहाँ कह सकते हो कि जब आपका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है वो कम हो जाएगा। अच्छा, कोलिजन कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी तो मोबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से रिलेशन आप और भी बना सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट आउट कर लेना। तो फार्मूला आपका निकल के आ गया मोबिलिटी का E/m इंटू टाउ। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, क्योंकि हम अब इसके बाद हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल। होल एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह हम ट्रीट करते हैं, लेकिन होल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से अलग होता है, ठीक है ना। और कंडक्टर में जो हम बार बार बोलते हैं कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन आगे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज राइट जाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मैग्नीट्यूड और मास दोनों में बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। कंडक्टर वाले केस में जो पॉजिटिव चार्ज लेकर के जो हम करंट बनाते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट में, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है राइट में, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, वो उस पॉजिटिव चार्ज का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का बराबर होगा और मास दोनों का बराबर होगा। पॉजिटिव चार्ज का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये दोनों बराबर होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन जब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये दो अलग अलग चार्ज आपको दिखाई पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता ही है, जो आपका होल होता है ना, होल्स, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसमें डिफरेंसेस क्या हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स में, कि होल्स का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इसीलिए जो है कि कंडक्टर में आपके होल्स नहीं होते हैं, कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या है कंडक्टर में, एक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनेशन है, किसमें, कंडक्टर में। पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होता ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, तो हम इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज को। तो इस तरीके से क्या है कि जब होल की बात करेंगे तो ये होल आपका पॉजिटिव चार्ज ही है, बट ये सेमी कंडक्टर में जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधे रखेंगे फॉर्मूले में। अगर होल्स की बात करेंगे तो आप कहोगे कि चार्ज ऑन होल्स वो ई के बराबर ही होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है होल्स का चार्ज। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा क्या, होल का होगा। अपॉन जब मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, होल्स का मास अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। अब फॉर अ कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर में क्या होगा, म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपने कहा कि वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई हो गया। तो आई क्या होता है, आई होता है NEA/VD होता है बेटा जी, और VD की वैल्यू क्या होती है, म्यू ई इंटू ई होती है। तो यहाँ पर करंट और मोबिलिटी के बीच में एक रिलेशन भी आपने यहाँ पर दिखा दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये आपका हो गया करंट डेंसिटी और आपकी हो गई मोबिलिटी, ठीक है बेटा जी। अब 1 बाय 1 आगे चलेंगे और आपको समझाएंगे कि अगला कॉन्सेप्ट हम कैसे इसको देखेंगे, कि जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है ओम्स लॉ, वहाँ भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ओम्स लॉ को कैसे डिराइव किया गया और उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, वो अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, ठीक है। थोड़ा बहुत आप समझते हो ओम्स लॉ क्या है। अगर हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज डेवलप कर दिया है, V वोल्टेज। तो आपको पता है कि जो वायर आपका पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है वायर, उस वायर का पूरा पोटेंशियल V होगा, और जो वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसका हमने एज्यूम कर लिया 0 होगा। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो एक टर्मिनल हमने V पे रख दिया, हमने 0 पे, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया 0 पे है, तो वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 ही माना जाएगा। तो ये कंडक्टर के जो अक्रॉस, कंडक्टर का जो अपना रेजिस्टेंस है वो R है। तो कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ ड्यू टू द बैटरी, वो कितना हुआ, यहाँ पर V, यहाँ पर 0। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस जो आया वो आया V आया। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर गई, I इक्वल टू V/R, है ना, यही तो होता है ना, I इक्वल टू V/R होगा। जब इसको वोल्टेज को बढ़ाया गया, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने अगर अपने कंडक्टर को अगर आपने फिक्स कर दिया तो रेजिस्टेंस इसका फिक्स हो गया। जब वोल्टेज को बढ़ाया गया तो देखा गया एक्सपेरिमेंट में करंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हो वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। तो ओम्स ने ये पाया कि ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हमने क्या है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा, ठीक है ना। और फिर उन्होंने कहा कि इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा R इंटू I। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया बेटा जी। और साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आपका R है
वो आर आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है ना। वास्तव में रेजिस्टेंस ऑफ, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना ये। और ये कंडक्टर के लिए क्या होगा बेटा जी, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसके लिए कांस्टेंट होगा। बेटा हम अब जो रेजिस्टेंस की बात की आपने, अगर ये तो आप पता है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अगर हमने क्या किया कि ये हमारे पास मान लो ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारी करंट है, ये हमारी करंट है। वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और इसमें जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से ओम्स लॉ जो है इस चीज़ को बताता है कि करंट जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे हमारी क्या है, करंट बढ़ती जाएगी, और ये जो ग्राफ आपका आएगा वो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये तो आपका स्टेटमेंट था ओम्स लॉ का, ठीक है ना। और बात रह गई रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आपने मान लो, मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सी बात है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगी अ गिवन वोल्टेज डिफरेंस पर, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस वास्तव में करंट से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस जो है करंट को रेसिस्ट करता है, ओके। दो कंडक्टर हैं, दोनों पे आपने वोल्टेज सेम लगाया है, ठीक है ना, और एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और एक का कम है, तो करंट किस में ज़्यादा होगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा जी। तो वहाँ से उसको हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, आगे उसको हम एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, ओके। अब बेटा हम लोग ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ को हमने एल ले लिया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल में लगाया हुआ है, और इस पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया है, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना हुआ है और लेंथ क्या है, एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू V अपॉन एल होता है बेटा जी, है ना। अरे dV अपॉन dr होता है ना, तो ऐसे E इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है कंडक्टर में, तो V बाई एल होगा डायरेक्ट आपका। लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है ना। और पोटेंशियल कितना है, कंडक्टर के क्रॉस आपका V लगा हुआ है, यहाँ पर V होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोलते हैं कि ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, तो सबसे पहले बताइए बेटा जी, इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, यहाँ पर आप निकाल भी चुके हो, इन दिस केस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बेटा जी, है ना। और यहीं से आपका क्या होगा, कंडक्टर निकल के आएगा, अगर मान लीजिए यहीं से आपका इलेक्ट्रिक करंट निकल के आएगा। अगर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज़ द व्हाट, स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका जो करंट आएगा कितना आएगा, करंट आ जाएगा I इक्वल टू NE/AVD, ठीक है बेटा जी। ये आपका करंट आ गया, इसको भी आपने नोट कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट दोनों को आपने पहले से निकाल रखा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप VD का फार्मूला रख देंगे यहाँ पर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, I इक्वल टू हो जाएगा NE/A स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, टाउ इज़ व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर 2 टाइम E आया हुआ है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, NE²A, है ना, NE²A NE²A, ठीक है ना, टाउ अपॉन M इंटू E को हमने बाहर कर लिया, ठीक है ना। और E किसके बराबर, क्योंकि हमें चाहिए ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में पोटेंशियल और करंट का रूल है, तो करंट तो यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वॉट, NE²A टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन L, ये ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, V अपॉन L के
इक्वल है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब v को हम इधर लेके आ जाएंगे बेटा जी, तो ये हो जाएगा आपका I अपॉन वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ है ना बेटा जी, अपॉन m इंटू एल। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना। ठीक है बेटा जी। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर हमने इसको फिर हम ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा ओम्स लॉ एक्सप्लेन होगा, हम करेंगे एक्सप्लेन। तो बेटा हमने क्या किया, हम v को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये पूरी क्वांटिटी इसके नीचे लेके आएंगे। तो क्या बन जाएगा देखो, I अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन m इंटू एल इज इक्वल टू वी। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा जी आपका, I इंटू हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना बेटा जी। ये हो गया आपका, और इक्वल टू आपका v हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो v कितना आ गया, v इक्वल टू आपका आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। ये और ये जो टर्म आपका है, ये वाला टर्म, ये कांस्टेंट है। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज, ये कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं आर, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, v इक्वल टू आर इंटू आई, विच इज ओम्स लॉ। ये आपका ओम्स लॉ है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि हमने यहाँ से v इक्वल टू आई आर से ओम्स लॉ को डिफाइन कर दिया। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं है। बस आर को आपको ये समझ में आया कि जो यहाँ पर आर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आर आपने निकाला है। ये जो आर है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है ना। ये बार ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा जी। अब इसमें अगर देखा जाए, हम रेजिस्टेंस के बारे में करेंगे डिस्कस आगे चल करके, बट ये आपका ओम्स लॉ डिड्यूस हो गया। अगर कोई बच्ची को डाउट होगी तो बताएगा हमको। और आर की वैल्यू क्या है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा जी। और बेटा देखो, फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर आप पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है म्यू इंटू ई, मोबिलिटी। ठीक है बेटा जी। एंड आप कहते हो कि जो करंट डेंसिटी होती है जे इक्वल टू क्या होता है, वो होता है एन ई वी डी, है ना। एन ई वी डी निकाल चुके हो करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर कि अब यहाँ पर करंट डेंसिटी के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि आपने रखा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका जे है, जे इज इक्वल टू एन ई और वी डी क्या है, म्यू इंटू ई है। ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, अभी आपने देखा। यहाँ पर जो आपका है, अब इस केस में जो आपका ये बनेगा एन ई और म्यू, ये जो होता है ये होता है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इसको हम सिग्मा से, ये किसके इक्वल होता है, ये सिग्मा के इक्वल होता है। इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जे इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू ई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा इंटू हमने ये कर दिया। और कंडक्टिविटी जो होती है, सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। रो आपका होता है रेसिस्टिविटी,
रेसिस्टिविटी, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। ये तो आपने कहा कि सर यहाँ से अगर देखा जाए तो एक फॉर्म और आ गया, क्या, तो बेटा इसको आगे बढ़ा सकते हो आप कैसे कि ये जो आपकी डेंसिटी आप लोगे ना यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आप जो ने जो डेंसिटी लिया है उसको आप कहोगे सर यहाँ से देखो इस तरीके से हमने साइज थोड़ा लिया इसको, ये तो आप कहोगे यहाँ से डेंसिटी हमने जो जे लिया है ना, जे, ये जे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये, और यही दोनों क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है बेटा जी। इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या तो इन दोनों इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको आप लोग जो है देख लेना, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने कहा कि हमने ओम्स लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म भी उसका देख लिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इन दोनों को आप लोग लर्न करना, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड कर। तो V इक्वल टू आई आर एक फॉर्म हो गया, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, और J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो क्या है कि ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, ठीक है ना, अलग अलग मटेरियल्स में ओम्स लॉ क्या है, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, इसका ग्राफ अलग अलग आता है। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, PDF में देख लेना आपको, कि आपका जो अगर मान लीजिए कोई मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओहमिक मटेरियल है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर आपने क्या किया, अब देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया या उसके शेप और साइज़ को बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम आगे चल के देखेंगे बेटा जी, लेकिन ये फॉर्म आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ओम्स लॉ को डिड्यूस कैसे करेंगे, और ओम्स लॉ का जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो क्या है, तो उनको भी आपने देख लिया। अब बेटा हमारे सामने है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को हम, आपको पता है कि इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये हमको इसको R से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, इसको हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये लिखने का जो वे है आपका, इसको हम ऐसे बनाते हैं ऐसे, ये है ओम, ठीक है ना। तो ये इसकी SI यूनिट है। अब रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक आपका होता है कि फिक्स रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम सिंबल ऐसे देंगे, ये रेजिस्टेंस बताएंगे आपको, बना देंगे ऐसे, है ना, ये होगा रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे फिक्स है ये। और एक रेजिस्टेंस आपका होगा वेरिएबल, जब भी हम सर्किट सिंबल बनाएंगे वेरिएबल का तो ये बनाएंगे, ए मान लो है आपका, ये बी मान लो है, और कहीं पर ऐसे एरो लिखा हुआ है इस तरीके से, तो रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल होगा, ठीक है ना, ये आपका है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और मैं आपको बता दूं, ये वेरिएबल का मतलब क्या है कि रिहोस्टेट से क्या करें, जो रिहोस्टेट होता है ना लैब में आपको मिलेगा, जिससे हम रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं। तो दो तरीके से हमने सिंबल को रिप्रेजेंट किया, एक वेरिएबल और एक फिक्स। अभी हम लोग फिक्स पे ही बात करने वाले हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम फिक्स कर देंगे, और सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ तो आप पहले समझ चुके हो कि हमने जो R को डिफ़ाइन कर रखा है पहले से, तो आप उसको डिराइव भी कर सकते हो 1 बाय 1 करके, क्योंकि रेजिस्टेंस का पूछता है कि रेजिस्टेंस का डेरिवेशन क्या होगा, आपसे पूछता है, तो उसको डिराइव भी कर सकते हो। कैसे, देखो आप कहोगे सर हमारे पास ये मान लो, ये हमारे पास कंडक्टर ही है, ठीक है ना, ये हमारे पास कंडक्टर है। अब वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसलिए मैं जो है कि आपको बताता हूँ, आप देखोगे तो आप लोगों हाँ हम कर चुके हैं इस चीज़ को। ये हमारा पोटेंशियल लगा दिया आपने यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपने पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पर ऐसे, ये भी पोटेंशियल है। इसका लेंथ कितना ले लिया आपने, इसका लेंथ आपने L ले लिया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो गई, E हो गई। और इसमें जो रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस इसका हमने मान लो ऐसे हमने पॉइंट आउट कर दी, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, ठीक है ना, कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका R है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर R क्या होता है, R इक्वल टू होगा V/I होगा, सीधी सी बात है। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें कि हम R के एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है,
सेम कॉन्सेप्ट जो पहले लेके चले थे, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है बेटा जी। तो करंट क्या होगी, जो करंट का फार्मूला क्या होगा बेटा बताओ, करंट का फार्मूला होगा एन ई ए वी डी। तो एन ई ए वी डी कितना है, ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। देख रहे हो सब चीज़ें बिल्कुल सेम चल रही हैं, हमें सेम लेके चलना भी है। और अब बस ई की वैल्यू क्या होगी, वी बाई एल होगी। तो आई इक्वल टू, जब भी आपसे पूछेगा कि करंट का एक्सप्रेशन, सॉरी रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालो, ठीक है ना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस, तो ये चीज़ें आप लेके आगे बढ़ोगे जो कि ओम्स लॉ में आपने किया है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ से एन ई स्क्वायर ए है ना, टाउ अपॉन एम इक्वल टू वी अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो ठीक है, तो आपने कहा कि इस तरीके से वी अपॉन आई क्या हो गया बेटा जी, तो वी अपॉन आई क्या हो गया, वी अपॉन आई क्या हो गया बेटा जी, यहाँ से एन ई स्क्वायर ए टाउ है ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू एल, और वी अपॉन आई इक्वल टू होता है आर। इसका मतलब ये आर के बराबर ही है। इट मीन्स आर इक्वल टू क्या आ गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू एल। ये रेजिस्टेंस का आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है बेटा जी। अब रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन को अगर आपने निकाल लिया तो आर लिख दिया आपने। अच्छा, इसी का अगर आपने कर दिया मान लीजिए, तो बेटा हमने आर को क्या दिया, आर इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया एन ई स्क्वायर है ना, टाउ अपॉन ये आपका है एम। एन क्या है, नंबर ऑफ, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब माइक्रो पे है। कहाँ पे है, माइक्रो है ना सब, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करोगे माइक्रो ही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव बिटवीन टू कोलिजन है ना, टाइम टेकन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है ना कि बेटा जी, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, उसको आप, ये आपका यहाँ पर एवरेज है, ये एवरेज है, सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाल रखा है। ठीक है ना। तो जो सक्सेसिव, जो कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव होता है ना, एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और सबका एवरेज लोगे तो आपका रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना। इसके बाद आप कहोगे सर कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर, या ऐसे, और इस तरीके लिखा आपने। और इस टर्म को बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको मैं भी करूँगा एक्सप्लेन। ये भी टर्म आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल अपॉन ए हो गया। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो गया। ठीक है ना। ये रो क्या है, रो इज द, या तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा जी। तो अब जो है कि ये तो फिक्स आपका रो। अगर हमने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लिख भी सकते हो पॉइंट टू पॉइंट करके कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के है। ठीक है ना। और ये पहला पॉइंट लिख सकते हो आप। दूसरे में आप क्या कह सकते हो कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया के है। एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। ठीक है बेटा जी। ये चीज़ आप समझ गए। और थर्ड पॉइंट आपका है, जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के नेचर पर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर का जो नेचर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, वो डिपेंड करता है कंडक्टर के नेचर पर, है ना बेटा जी। तो आपको रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द क्या है, अगर आपने कंडक्टर को चेंज किया,
तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो कहोगे कि आर जो है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोर्थ, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, कि अगर हमने कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, ये आपका टाउ, ये जो आपका टाउ है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो कैसे करेगा बताएंगे। तो यहाँ लिखोगे रेजिस्टेंस, ये जो आपका रेजिस्टेंस जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। अगर आपने एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर आपने लिया, यहाँ पर मान लो ऐसे कंडक्टर आपका है ये, इसके टेम्परेचर को आपने अगर राइज़ किया तो इसमें क्या होते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इनका कोलिजन बढ़ जाएगा। क्या हो, कोलिजन इनका बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाएगा। अगर कोलिजन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, अगर कोलिजन बढ़ गया तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कम हो जाएगी। अच्छा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कम हुई तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब क्या हुआ कि आपका रेजिस्टेंस, बेटा देखो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, इसको सही करते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पर देखो आपने क्या निकाला, V/I निकाला, तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप समझ रहे हो इस बात को। तो मैं इसको यहाँ से इसको रफ करूँगा, इसको करेक्ट करूँगा। ठीक है बेटा जी, इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत हुआ है, जिसे आपने कहा कि सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आप निकालोगे। तो यहाँ से क्या लिखना है बेटा आपको, यहाँ से लिखना है कि V/I क्या होगा। तो V/I क्या होगा, तो I को जब इसके नीचे लेके आओगे तो ml ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ml, ये अपॉन में आएगा NE² A और ये टाउ। यहाँ मिस्टेक हो रही है तो इसे करेक्ट करते हम लोग हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या है कि यहाँ पर आपने कहा से कि m/what NE² A और टाउ साथ में लिया, इंटू क्या किया आपने, L/A कर लिया। ठीक है ना, अब ये कहलाएगा आपका रेसिस्टिविटी कहलाएगी। जो गलती हो रही तो हम लोग सही किए, तो आपका ये V अपन बन जाएगा, ये R पूरा का पूरा बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो V/I ये बन जाएगा R, और R की वैल्यू पूरा का पूरा ये कहलाएगी, क्या होगी R की वैल्यू, m/NE² A टाउ इंटू L/A, ये R की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम R को क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, ये आपको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रो इंटू L/A, ये करेक्ट आपका बनेगा। और जहाँ पर रो कितना है, रो आपका है m/NE² A और ये टाउ, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ। अब ये करेक्ट हुआ। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि जो R है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, और जो R है वो किसके इन्वर्सली है, वो एरिया के है। ठीक है बेटा जी, ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। अब देखो, अब रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब देखो ये कॉन्सेप्ट सही होगा कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो कोलिजन बढ़ जाएगा। अगर कोलिजन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई अगर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने का मतलब उसका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस के फार्मूले में ये टाउ नीचे आया हुआ है। अगर ये रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस आपका यहाँ से बढ़ जाएगा, ये ऐसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको बताना था, ये इस तरीके से बढ़ गया।
तो ये चीज़ हमको बतानी से आपको किस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो रिलैक्सेशन टाइम के घटने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब भी किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो है कम होती है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या है, उसमें उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। हमको लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर को बढ़ाने से करंट कम हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है बेटा।